साथियों, आज के इस छोटे से टॉपिक में हम संसद की कार्यवाही को समझेंगे। एक दिन का शेड्यूल समझेंगे कि वास्तव में संसद में पूरे दिन क्या क्या चीजें होती है। तो आप ये जानते होंगे कि संसद है वो साल में 3 बार बैठती है, जिसमें बजट सत्र, जिसमें बजट पेश किया जाता है और बजट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें की जाती है। लिहाजा बजट सत्र बहुत ज्यादा लंबा होता है। दूसरा, मानसून सत्र जो अभी चल रहा था, हालांकि कुछ दिनों के लिए वो स्थगित हो गया है। तो मानसून सत्र यानी अभी मानसून का समय चल रहा है, इसलिए इसका नाम मानसून सत्र रख दिया गया। ये जुलाई अगस्त में शुरू होता है। और तीसरा, शीतकालीन सत्र जो सर्दियों के मौसम में नवंबर दिसंबर के आसपास ये सत्र भी आयोजित होता है। ये सबसे छोटा होता है आमतौर पर। हालांकि इनकी समय अवधि निश्चित नहीं होती है, जरूरत के अनुसार इनके काल को बढ़ाया भी जा सकता है और कुछ सामान्य परिस्थितियां ना हो तो इन्हें कम भी किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जिस प्रकार का शेड्यूल है उसके अनुसार बजट सत्र सबसे लंबा होता है और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक दिन के टाइम टेबल की। जिस तरह से कोई बच्चा स्कूल जाता है उसका पूरा टाइम टेबल होता है कि पूरे दिन में जितने समय वो स्कूल में रहेगा उसको क्या क्या करना है, कब गणित पढ़नी है, कब विज्ञान पढ़नी है, कब उसे ब्रेक मिलेगा, रेस्ट करनी है, ये सब चीजें होती है। तो कुछ ऐसी ही आप यहाँ भी समझ सकते हैं। ये संसद के बच्चे ही मान सकते हैं यदि संसद को एक स्कूल माने तो, लेकिन स्कूल की और संसद की तुलना नहीं हो सकती, ये भी आप अच्छी तरह से जान लें। तो साथियों, इनका जो समय शुरू होता है वो 11 बजे से शुरू होता है और 6 बजे तक संसद की कार्रवाई चलती है। प्रत्येक दिन 11 बजे तक संसद की कार्रवाई शुरू होती है और 6 बजे तक चलती है। हालांकि कुछ असामान्य परिस्थितियों में ये जो समय है इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब सूर्यास्त हो जाता है या रात में भी चर्चाएं चलती रहती है, तो वो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें स्पीकर है वो संसद के समय को आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं। वरना सामान्य परिस्थितियों में 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये सत्र चलता है। अब 11 बजते ही जो सत्र शुरू होता है उसमें क्या होता है, तो सबसे पहला जो समय होता है वो होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल का मतलब ये कि यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। ये 1 घंटे का सत्र होता है, यानी 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल चलता है। अब प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न ये कि कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन पूछते हैं, तो जो सदस्य होते हैं संसद के वो पूछ लेते हैं। किन से पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं और फिर एक गैर सरकारी सदस्य से पूछ सकते हैं। अब सरकारी और गैर सरकारी सदस्य क्या है, ये इस पे आएंगे तब चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न 4 तरह के पूछ सकते हैं। सब इन चारों में से एक होता है तारांकित प्रश्न। आपने और हमने बहुत बार सुना कि फलां सदस्य ने एक तारांकित प्रश्न पूछा। तारांकित प्रश्न का मतलब ये कि इससे पहले से बहुत तैयारी होती है। 10 दिन पहले इसकी सूचना संसद में दे दी जाती है कि भाई मैं ये प्रश्न पूछूंगा। इसका मतलब ये कि जो संबंधित विभाग है, मंत्री है, वो उस प्रश्न की पूरी तैयारी करके आए। साथियों, संसद में कोई व्यक्ति झूठी सूचना नहीं दे सकता, वरना जो ये प्रस्ताव आते हैं ना तो विशेषाधिकार प्रस्ताव वहां लाया जाता है यदि कोई गलत सूचना देता है तो कुल मिला के तारांकित प्रश्न में 10 दिन पहले सूचना दी जाती है। महासचिव को वो लिख के देते हैं संसद में जो बैठते हैं उनको कि भाई ये प्रश्न हम पूछेंगे। वो संबंधित विभाग को इस बारे में जानकारी देते हैं कि भाई ये प्रश्न आपके लिए आया है, इसकी तैयारी कीजिए या इसका उत्तर आप जो है तैयार कीजिए। तो ये इसका उत्तर तैयार किया जाता है। लिया जाए ये 10 दिन के लिए 10 दिन पहले इसको जो है संसद में दे दिया जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये कि तारांकित प्रश्न है वो फेस टू फेस बातचीत के द्वारा ही पूछा जाता है। जब उनका नंबर आता है, मान लीजिए एक सदस्य उनका नंबर आया कि आप अपना प्रश्न पूछिए, आमतौर पर हम देखते हैं स्पीकर कहते हैं कि माननीय सदस्य आप अपना प्रश्न पूछिए, तब वो कोई प्रश्न पूछते हैं। अब वो प्रश्न किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन उसकी तैयारी क्योंकि संबंधित विभाग पहले से कर चुका है, लिया जब वो उसका उत्तर देगा तो प्रश्न कोई भी, जैसे मान लीजिए उदाहरण की कोविड से संबंधित पूछ लिया कि पिछले जो दूसरी लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछ लिया। फिर सरकार इसका जवाब देगी कि इतने लोगों की मौत हुई, या फिर कहेगी कि इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं। ये बहुत सारी चीजें होती है। तो इसमें क्योंकि ये फेस टू फेस पूछे जाते हैं, लिया जाए इसमें एक प्रावधान होता है पूरक प्रश्न का। पूरक प्रश्न का मतलब आप समझ रहे होंगे, इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछ ले यदि वो स्पष्ट नहीं है तो। जैसे मान लीजिए कि हमने एक उदाहरण दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई और सरकार ने कह दिया कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। तब वो सदस्य जो ये प्रश्न का उत्तर सुन रहे हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, वो खड़े होके दूसरा प्रश्न पूछेंगे इससे संबंधित पूरक प्रश्न की। तो फिर हमने जब रोज मीडिया में, अखबारों में ये पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि इतने लोगों वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, उस राज्य सरकार ने इतनी ऑक्सीजन मांगी, उसकी कमी है, ये वो, फिर वो सब चीजें क्या थी। तो इस तरह से कोई मान लीजिए पूरक प्रश्न पूछ लिया तो तारांकित प्रश्न में कि मौखिक रूप से पूछा जाता है और मौखिक रूप से सामने संसद में जवाब दिया जाता है। यदि पूछने वाला सदस्य संतुष्ट ना हो तो वो
पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। इसी तरह से एक और प्रश्न होता है, उसे कहते हैं अतारांकित प्रश्न। इसका अपोजिट मान सकते हैं, यानी इसे मौखिक रूप से पूछा जाता है, इसे मौखिक रूप से नहीं पूछा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन में 20 से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकते। तारांकित प्रश्न है एक दिन में, यानी 1 घंटे का जो समय है 20 से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, लिया जा। आमतौर पर ये रेशियो है 20 प्रश्न ही पूरे नहीं हो पाते हैं, अगले दिन पूछने पड़ते हैं, फिर भी ये 20 प्रश्न है। अतारांकित प्रश्न का मतलब ये कि उनको लिखित में दिया जाता है कि भाई ये मेरा प्रश्न है और इसका जवाब दे दिया जाए, तो ये लिख के दिया जाता है। और जो संबंधित विभाग है, जो इसका उत्तर देने वाले उत्तरदायी व्यक्ति है, तो वो भी इसका जवाब लिखित में ही वापस दे देते हैं। कोई भी प्रश्न जैसे कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि भाई ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, या फिर इतने लोगों की मौत हुई। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सब लिखित में हो रहा है, लिया जाए। यहाँ पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। कैसे पूछेंगे भाई, एक लिखित में दे दिया कि ये प्रश्न है, उसका लिखित में जवाब दे दिया कि ये पढ़ लो। अब वो पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद फिर से लिखेंगे, फिर से जमा कराएंगे, ऐसा तो संभव नहीं। मौखिक रूप से तो फेस टू फेस हम कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं, लेकिन लिखित रूप में ऐसा संभव नहीं। लिया जाए अतारांकित प्रश्न में आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, और ये बहुत ज्यादा संख्या में पूछ सकते हैं, 130। अब आपको लगता होगा कि तारांकित प्रश्न का प्रावधान था, तो अतारांकित प्रश्न को क्यों रखा गया? भाई मौखिक पूछ रहे थे, ये जो है वो अतारांकित की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है समय की कमी। समय की कमी का मतलब ये है कि यदि तारांकित का ही प्रावधान रहता है तो 10, 15, 20 रोज सवाल पूछे जाते, तो बहुत सारे लोग सवाल पूछने से वंचित रह जाते। तो अब तारांकित प्रश्न का प्रावधान कर दिया कि भाई आपका यहाँ तारांकित प्रश्नों में नंबर नहीं आ रहा, बहुत सारे ऑलरेडी पहले से क्यू में है, आपका नंबर ही नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है वो अतारांकित यानी लिखित में पूछ लेना चाहिए, आपको लिखित में जवाब मिल जाएगा। तो ये इस वजह से सबको मौका मिले, इसलिए अतारांकित प्रश्नों का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा तीसरा जो, और यहाँ भी साथियों 10 दिनों की पहले जो है प्रश्न लिख करके देना पड़ता है, लेकिन इन सब के अलावा तीसरा है वो है अल्प सूचना प्रश्न। अब 10 दिन जरूरी नहीं, इसमें यदि कोई अल्प सूचना प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब उसे 10 दिन पहले प्रश्न की सूचना देने की जरूरत नहीं है कि मैं ये प्रश्न पूछूंगा। अब इस प्रकार की परिस्थितियां कब बनती है? बहुत बार जब अचानक से कोई परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाए कि उससे संसद में उसके बारे में प्रश्न पूछना पड़ रहा हो। मान लीजिए कहीं कोई ट्रेजेडी हो गई, कहीं कोई बाढ़ आ गया, कहीं कोई तूफान आ गया, तो अब 10 दिन पहले तो पता नहीं कि फला स्थान पर बाढ़ आएगी, तो अब वो सदस्य तो प्रश्न पूछ ही नहीं पाएगा तारांकित और अतारांकित, ना तो मौखिक पूछ पाएगा ना ही लिखित पूछ पाएगा। क्यों? क्योंकि 10 दिन पहले सूचना ही नहीं थी और 10 दिन पहले सदस्य को पता नहीं था कि यहाँ बाढ़ आएगा। तो इसके लिए प्रावधान रखा गया है कि आप अल्प सूचना यानी थोड़े समय पहले सूचना देके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये अल्प सूचना प्रश्न है, ये विशेष परिस्थिति में पूछे जाते हैं जब जो परिस्थितियां बनी है या जिसके बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है वास्तव में वो इस प्रकार की परिस्थितियां तुरंत बनी हो, 1-2 दिन में बनी हो। मान लीजिए कि किसी इलाके का सांसद है, वो सरकार से पूछ रहा है कि भाई मेरे इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ आई, बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो गया, सरकार ने उसके लिए क्या किया? तो इसके लिए अल्प सूचना प्रश्न ही पूछना पड़ेगा। 10 दिन पहले तो उसे पता नहीं था कि बाढ़ आएगी, लिया जाए ये अल्प सूचना प्रश्न। तो साथियों ये 3 तरह के प्रश्न हैं जो सरकारी सदस्यों से पूछे जाते हैं, यानी मंत्री परिषद से, मंत्रिमंडल से पूछे जाते हैं, यानी मंत्रियों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन एक और प्रावधान इसमें किया गया जो गैर सरकारी सदस्य से प्रश्न पूछ सकते हैं। गैर सरकारी का मतलब ये नहीं कि जो इलेक्टेड नहीं है या सरकार में नहीं है किसी तरह से, गैर सरकारी का मतलब जो मंत्री परिषद में शामिल नहीं, उसके अलावा जितने भी सांसद है उनको गैर सरकारी सदस्य माना जाता है। अब मान लीजिए कोई सांसद है जो अपने सांसदीय क्षेत्र में काम करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उनसे प्रश्न जो है वो गैर सरकारी सदस्य के रूप में पूछ सकते हैं कि फला मान लीजिए जोधपुर में कोविड के समय लोगों की सहायता के लिए सांसद महोदय ने कितने अस्पताल बनाए या फिर क्या काम किए, इस प्रकार का कोई एक संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न सांसद से पूछ लेते हैं, तो वो गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाला प्रश्न होता है। तो इस तरह से प्रश्न 4 तरीके के होते हैं, यानी 1 घंटे में इन सभी प्रश्नों को जो है वो शामिल करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे ये 1 घंटा पूरा होता है, आमतौर पर आपने देखा होगा कि 11 बजे संसद शुरू होती है, 1 घंटे लगभग संसद ठीक ठाक चलती है, कुछ हो हल्ला होता है लेकिन फिर भी आमतौर पर शांति के साथ चलती है। और उसके बाद समय शुरू होता है जो इनका मुख्य समय मान सकते हैं, शून्यकाल। शून्य का मतलब कुछ नहीं, पहले आपको कुछ भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों पर 1 घंटे शून्यकाल कितना चलता है? 12 से 1 बजे तक चलता है, जिसमें
देश में वर्तमान स्थिति कैसी, उस पर आपस में एक दूसरे से हो हल्ला, धूम धड़ाका, आरोप प्रत्यारोप, ये सब चीजें चलती। जैसे मान लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में एक चीज चल रही है पेगासस, वो जासूसी का मामला, या फिर इससे पहले कोविड का चल रहा था, या फिर और भी बहुत सारे मामले समय समय पर आते रहते हैं। तो जैसे ही प्रश्नकाल पूरा हुआ, विपक्ष टूट पड़ता है कि आप हमारी जासूसी कैसे करवा रहे हैं, ये कैसे करवा रहे हैं, और वो सामने जवाब देते हैं या फिर जवाब नहीं देते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हम जवाब नहीं दे सकते। तो ऐसा ही कुछ इस शून्यकाल में होता है, बहुत ज्यादा हो हल्ला हुड़दंग होता है। आमतौर पर 12 से 1 बजे के बीच में ज्यादातर समय ऐसा होता है जब परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि सहमति नहीं बन पाती, तो संसद को स्थगित, कार्यवाही को स्थगित कर दी जाती है कि भाई ठीक है, हम 2 घंटे बाद मिलेंगे, 1 घंटे बाद मिलेंगे, और ये सबसे ज्यादा हो हल्ला होता है। ये शून्यकाल हो गया जिसमें असामान्य परिस्थितियों पर चर्चा की जाती है संसद में, कुछ वर्तमान परिदृश्य में कुछ बहुत बड़ी घटनाएं जो राष्ट्र से संबंधित हो उन पर चर्चा की जाती है। किसी एक व्यक्ति से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा नहीं की जाती। यदि किसी बड़े व्यक्ति से जुड़ी हुई है तो उसे राष्ट्र से रिलेट करके फिर उस पर चर्चा की जाती है। तो ये शून्यकाल हो गया। अब शून्यकाल का मतलब आप समझ सकते हैं, जब इतना हो हल्ला हुड़दंग हो रहा है तो 2 घंटे हो गए और माननीय को जो पेट है उसमें चूहे दौड़ने लग जाएंगे, भूख लग जाएगी, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। पहले तो प्रश्न पूछे, कुछ लोग बैठे बैठे बोर हुए, और फिर शून्यकाल में जब उनका पसंदीदा दौर शुरू हुआ तो उसमें इनकी एनर्जी ज्यादातर खत्म हो गई, भूख लग गई। तो फिर जो है वो 2 सत्र के बाद लंच का टाइम हो जाता है। लंच का समय 1 बजे से 2 बजे का होता है, और लंच में ये छक के खाते हैं। आप इस बारे में बहुत सारे पहले एक बार जो इससे बहुत हाइप मिली थी सोशल मीडिया वगैरह में कि इसकी जो कैंटीन है संसद की वो बहुत सस्ती है, 5-10 रुपए में बहुत सारी चीजें मिलती है। लिहाजा सांसद महोदय यहाँ अच्छे तरीके से लाडू, घेवर, खुरमा, बर्फी, पुड़िया, पेड़ा, कंदकली, जो भी अच्छा लगता है इनको ये खाते हैं और छक के खाते हैं। लिहाजा आप देखते होंगे जब 2 बजे वापस संसद का सत्र शुरू होता है, 2 बजे से कार्यवाही शुरू होती है, तब बहुत ज्यादा सदस्य नहीं होते हैं, कुछ गिने चुने सदस्य ही वहां आकर के बैठते हैं। वो भी उन्हीं का ऐसा लगता है जैसे नींद से उठ के आए। कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग 3-4 बजे तक आते हैं, जब पूरा जो खाना स्वादिष्ट व्यंजन है वो जब थोड़े पच जाए तब वो वहां संसद में आकर के बैठते हैं। और कुछ लोग जो जल्दी आके बैठ जाते हैं फिर वो वहीं नींद लेना शुरू कर देते हैं, और फिर मीडिया में, अखबारों में ये फोटो आता है कि माननीय फलाना मंत्री या फलाना सांसद जब संसद में इतनी महत्वपूर्ण कार्रवाई हो रही थी तो वो सो रहे थे। बल्कि वो सो इसलिए रहे थे क्योंकि उनका जो भोजन है वो इतना स्वादिष्ट होता है। खैर, कुछ जो चालाक सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, नींद से बचने के लिए अपना फोन निकालते हैं और फोन पे कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं जो देखने में उन्हें बहुत मजा आता है। हालांकि अपने देश में ऐसा कम होता है, लेकिन कई दूसरे देशों में हम आमतौर पर पढ़ते हैं कि ऐसा भी होता है। तो वो कहने का मतलब ये व्यंग्य है, लेकिन वो संसद की कार्रवाई से ध्यान भटकाते हैं और कुछ काम करते हैं। खैर साथियों, इस तरह से देखें तो 2 बजे से प्रस्ताव या चर्चा पर कार्यवाही शुरू होती है। चर्चा 3 तरह की होती है, एक लंबे समय की हो सकती है, एक अल्पकालिक हो सकती है, और एक बहुत छोटी आधे घंटे की भी हो सकती है। तो इन चर्चाओं में जो पहले से ही कुछ चीजें सामने आती है संसद में कि भाई इस पे चर्चा होगी, ये शून्यकाल है, इसमें हंगामा इसीलिए होता है कि भाई इस पे चर्चा करवाइए, क्यों नहीं करवा रहे, इस पे चर्चा करवाइए। अब मान लीजिए यहाँ पे ये तय हो गया कि ठीक है हम चर्चा करवाएंगे इस तारीख को इतने बजे से इतने बजे, 2 बजे से 5 बजे तक, 3 बजे से 4 बजे तक, 1 घंटे 2 घंटे, या कोई बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है, बहुत बड़ा राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ इश्यू है, तो कई दिनों तक चर्चा चल सकती है। और फिर आपने देखा होगा कि 2-3 बजे के बाद ही, दोपहर बाद ही बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है। बड़े बड़े मंत्री लोग या फिर सांसद लोग बैठ करके या फिर खड़े होकर के बहुत बड़ी बड़ी भाषणबाजी करते हैं, लंबे लंबे जो है अपनी बातें कहते हैं। तो वो सब चर्चाएं होती है वो लंच के बाद इसीलिए होती है क्योंकि लंच से पहले शेड्यूल होता है, वो पूरी तरह से फिक्स होता है। तो इसमें चर्चा तो होती है, लेकिन साथ ही प्रस्ताव लेकर के आते हैं, और बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं। यहाँ कुछ मुख्य प्रस्ताव मैंने लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा कोई प्रस्ताव नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। आप उनका कमेंट में नाम लिखें यदि आपको कोई प्रस्ताव की जानकारी हो। तो इसमें सबसे पहले एक काम रोको प्रस्ताव का मतलब ये है कि भाई काम रोक दो, पहले इस बात पे चर्चा करो, ये प्रस्ताव है। यानी कोई बहुत महत्वपूर्ण, मान लीजिए कोई सुरक्षा से जुड़ा हुआ बिंदु है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई डिस्प्यूट हो गया, तो फिर या फिर कोई और चीजें, कोई आतंकवादी हमला हो गया, या फिर दूसरे भी बहुत सारे, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई बहुत बड़े पैमाने पर, तो यहाँ पर कहते हैं भाई पहले बाकी सब काम रोक दो और इस पे चर्चा करो। तो ये जो प्रस्ताव पास हो जाए तो फिर उन सब कामों को रोक कर उस पर चर्चा की जाती है। उसी तरह से स्थगन प्रस्ताव होता है, इसमें सरकार की निंदा का प्रावधान शामिल होता है। यानी स्थगन प्रस्ताव में सरकार की निंदा का जो कहीं ना कहीं इनपुट शामिल होता है। लिहाजा
एक बात आपको और गौर करनी होगी कि जो भी प्रस्ताव आते हैं जिसमें यदि सरकार गिराने जैसी या सरकार की निंदा से जुड़ी हुई कोई चीज शामिल है तो उसे राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते, उसे लोकसभा में पेश करेंगे। क्यों? क्योंकि लोकसभा में ही तो सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं जो जनता से चुन के सीधे आए। राज्यसभा के जो लोग हैं वो जनता से सीधे चुन के नहीं आए, तो वहां कोई भी अविश्वास प्रस्ताव या फिर इस प्रकार के प्रस्ताव जो है वो निंदा प्रस्ताव वगैरह नहीं ला सकते। अन्यथा निंदा प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो फिर तो कैबिनेट को पूरा, जिसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास होता है किसी मंत्री के खिलाफ या पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ, तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए जिन भी प्रस्ताव में सरकार की निंदा की जा रही हो या फिर सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे, वो आप राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते, वो आपको लोकसभा में पेश करना होगा। चाहे निंदा प्रस्ताव की बात करें, अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, धन्यवाद प्रस्ताव की बात करें, तो ये जो निंदा प्रस्ताव यानी किसी चीज को लेकर निंदा करनी हो, सरकार के किसी कार्य की निंदा करनी हो, संसद के किसी भी सदस्य के कार्य की निंदा करनी हो, तो इसके लिए निंदा प्रस्ताव आता है। कटौती प्रस्ताव में कटौती से संबंधित बातें होती है कि भाई इसको जो है इस चीज को इतना काट दो, इतना जरूरत नहीं है, इस पे चर्चा कम करनी है, इस पे ज्यादा करनी है, इस पे बहुत हो गई, इसको ये बिंदु काट दो। कटौती प्रस्ताव में 4 तरह की कटौतियां होती है। कंगारू कटौती, जिसमें जो है वो कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा कर लो, बाकी छोड़ दो, लंबा जो समय है इस पे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना, तो कटौती प्रस्ताव पास हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण होता है। विपक्ष यदि अविश्वास प्रस्ताव ले आता है वो पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, दोबारा चुनाव करवाना पड़ता है, और ये बार बार नहीं ला सकते भाई। ऐसा नहीं कि जैसे संसद शुरू हुआ तो ये लो साहब अविश्वास प्रस्ताव, आपके पास बहुमत है ही नहीं, 4-5 दिन हो गए फिर से लो साहब आपके पास बहुमत है ही नहीं, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। साल में एक बार ही, जब 3 सत्र होते हैं उनमें से एक बार ही ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तब इस अविश्वास प्रस्ताव आप जानते हैं 4 प्रधानमंत्री है उनकी सरकारें अविश्वास प्रस्ताव से जा चुकी। वीपी सिंह की बात करें, चंद्रशेखर की बात करें, और एक और आपको बताना जबकि चौथा मैं बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, सिर्फ एक वोट से उन्होंने 272 वोट तो प्राप्त कर लिए थे, पर चाहिए थे 273, 273 उनको मिले नहीं, लिया जब उनकी सरकार गिर गई थी, दोबारा चुनाव हुए थे। तो ये अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो जाए तो सरकार को पूरी तरह से लोकसभा को भंग कर दिया जाता है और दोबारा चुनाव किया जाता है। इसी तरह से धन्यवाद प्रस्ताव किस पे होता है? जब राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। कितनी बार करते हैं? एक तो जब नई सरकार बनती है, एकदम नई सरकार का गठन हुआ चुनाव के बाद, और पहली बार जब संसद बैठती है तब राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। और दूसरा जो राष्ट्रपति है, प्रत्येक वर्ष जो पहली बार संसद बैठती है, साल में पहली बार संसद बैठती है, उसके पहले सत्र को भी राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यानी कि दो तरीके से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। एक तो चाहे जब भी चुनाव उसके बाद पहली बार संसद बैठती है तब राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, और दूसरा प्रत्येक साल में पहली बार जब संसद बैठती है तो उसे संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वास्तव में यहाँ अपनी कोई भी बात नहीं कहता, वो मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद जो चीजें उनको देते हैं कि भाई आपको ये बताना है, वो सब चीजें राष्ट्रपति बताता है। लिहाजा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर फिर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब ये है कि भाई राष्ट्रपति को हम धन्यवाद दे रहे हैं। ये इनडायरेक्टली बात करें तो मंत्रिपरिषद, या फिर इनडायरेक्टली बात करें तो सरकार को धन्यवाद दिया जा रहा है। लिहाजा सरकार का पूरा प्रयास रहता है कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित तो होना ही चाहिए। धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो फिर सरकार गिरने जैसा खतरा रहता है। इसी तरह से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, यानी किसी वर्तमान मुद्दे पर ध्यान को आकर्षित करने के लिए, भाई आप सब लोग ये काम कर रहे हो पर फला इलाके में केरल में कोविड के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, सरकार क्या उपाय कर रही है? तो ये हो गया उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रस्ताव। किसी विशेष मुद्दे के खिलाफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है, तो ये हो गया ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इसी तरीके से बहुत सारे और भी प्रस्ताव है, जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव की हमने बात की कि जो सदस्य कोई गलत जानकारी दे दे, तो ये संसद सदस्यों का अधिकार है कि उन्हें सही सूचना मिलनी चाहिए। यदि कोई जानबूझ करके गलत या फिर भूल जानकारी दे तो वो सदस्य विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आता कि भाई इन्होंने मेरे अधिकार का जो है हनन किया है, मुझे सही सूचना नहीं दी। इसी तरीके से बहुत सारे प्रस्ताव पास किए जाते हैं। और इसी तरह से चर्चाएं भी होती है। तो इस समय चर्चा की जैसा कि हमने बात कर लिया 3 तरह की होती है। कितने समय की होती है ये आपके लिए होमवर्क की तरह है कि आप ये बताइए जो संसद में चर्चा होती है, 3 तरह की चर्चा होती है, उनका टाइम पीरियड क्या है, कौन सी चर्चा कितने समय तक हो सकती है, और हालांकि स्पीकर चाहे तो उनको आगे से आगे बढ़ाया भी जा सकता है। तो साथियों ये था संसद का पूरा शेड्यूल कि एक दिन में क्या चीजें होती है। अब विधेयक क्या होता है, फिर वो कानून कैसे बनता है, उस पर भी बात करेंगे अगले वीडियो में। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।